नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। पिछले लगातार 3 दिनों से 44,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 44,230 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। 555 संक्रमितों की वायरस से जान चली गई। केरल में सबसे ज्यादा 22,064 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 42,360 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 1,315 एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ 15,72,000 लोग जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं। इनमें से 4,23,217 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है, आपको बताते चले कि 3,07,44,000 लोग इस वायरस को मात दे चुके हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। कुल 4,05,155 लोग अभी भी इस वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 29 जुलाई तक देश भर में 45 करोड़ 60 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। बीते दिन 51,83,000 टीके लगाए गए थे। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 46 करोड़ 46 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 18.16 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 1.28% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत 7वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। केरल की बात करें, केरल में लगातार तीसरे दिन कोविड के 22,000 से ज्यादा मामले जो है दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चले, गुरुवार को कोविड के 22,064 नए मामले सामने आए हैं और 128 लोगों के इस वायरस से जान चली गई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 33,49,365 है। मृतकों की संख्या बढ़कर 16,585 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,63,098 नमूनों की जांच हुई। जांच संक्रमण दर 13.53% है। राज्य में अब तक 2,68,96,792 नमूनों की जांच की गई है। मल्लापुरम जिले में सबसे ज्यादा 3,679, त्रिशूर में 2,752 और कोझिकोड में 2,619 मामले हैं। 16,649 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के बाद कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर अब 31,77,453 हो चुकी है। फिलहाल 1,54,820 मरीजों का उपचार चल रहा है। तो वहीं कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो है वो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद बोम्मई का राष्ट्रीय राजधानी का यह पहला दौरा है। आपको बताते चले, बोम्मई गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताते चले, पूर्ववर्ती बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बोम्मई मंगलवार को बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए थे और उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी। मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ और समय लगने का संकेत देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को राज्य में कहा था कि वह आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बोम्मई ने कहा था, जब मैं केंद्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली जाऊंगा तब मैं राज्य से संबंधित लंबित परियोजनाओं और मुद्दों के बारे में कर्नाटक के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने का प्रयास करूंगा। इस बीच मंत्रिमंडल में पद चाहने वाले नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नेताओं के बाबत सवाल पूछे जाने पर बोम्मई ने कहा, यह आम बात है कि एक बार कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसे मंत्रिमंडल विस्तार करना होता है। उन्होंने कहा
कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार से बात की है। शेट्टार ने नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का भी निर्णय लिया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेपल्ले गांव में 6 प्रवासी मजदूरों की आपको बताते चले झुलस कर मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार मौत का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शक है कि शॉर्ट सर्किट होने के बाद यहां आग लग गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने में अब जुट चुकी है। ये सभी लोग मछली तालाबों में दिहाड़ी मजदूरों का काम करते थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि सभी 6 लोग एक झींगा प्रजनन तालाब में काम करते थे। मौत के कारण का अभी तक पता नहीं चला। 17 महीनों के बाद सऊदी अरब ने वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए अपना बॉर्डर खोल दिया है। कोविड महामारी के बाद आपको बताते चले, सऊदी अरब ने सभी विदेशी पर्यटकों को देश आने पर रोक लगा दी थी, जिससे पिछले 2 साल के दौरान एक भी विदेशी पर्यटक हज में शामिल नहीं हो सका। हालांकि सऊदी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उम्रा पर प्रतिबंध लगा रहेगा या इसमें कुछ छूट दी जाएगी। हर साल दुनिया भर में लाखों श्रद्धालु सऊदी अरब उम्रा के लिए जाते हैं और इसके साथ साथ इस्लामिक धार्मिक अनुष्ठान उम्रा को साल में कभी भी किया जा सकता है। प्रतिबंध लगने के बाद कोई भी विदेशी नागरिक उम्रा में भी भाग नहीं ले सका था। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी मंत्रालय ने घोषणा की है कि विदेशी पर्यटकों के लिए 1 अगस्त से किंगडम अपना दरवाजा खोल देगा। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, पर्यटकों के लिए जो वीजा निलंबित थे उन्हें भी बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि आदेश में कहा गया है कि जिन पर्यटकों को सऊदी अरब द्वारा मान्य वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी हैं, उन्हें ही सऊदी अरब में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। और सऊदी अरब मान्य वैक्सीन है फाइजर, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन। इनमें से कहा गया है कि कोई भी वैक्सीन जो है सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद टूरिस्ट परमिट पर आने वाले पर्यटकों को देश में आने से 72 घंटे पहले की PCR कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट भी जरूर दिखानी होगी। सऊदी पिछले कुछ सालों से तेल आधारित अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिशों के तहत टूरिज्म पर अरबों का डॉलर निवेश कर रहा था। आपको बताते चलें, अब उसका देश पर्यटकों के लिए भी आकर्षक बने। खुद को अलग थलग कर रखने वाले सऊदी अरब ने 2019 में पहली बार अपनी वैश्विक छवि सुधारने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महत्वाकांक्षी वीजा कार्यक्रम शुरू किया था। सितंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच सऊदी अरब ने 4 लाख वीजा जारी किए थे, लेकिन तभी वैश्विक महामारी की शुरुआत हो गई थी। आपको बताते चलें, इसीलिए सऊदी अरब ने जो प्रवेश द्वार थे अपने वो बंद कर दिए थे। अगली खबर मेरठ से आ रही है, जहां इस समय शिक्षा को लेकर काफी आपाधापी देखने को मिल रही है। वेद इंटरनेशनल स्कूल ने अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा और कंपटीशन की तैयारी के लिए नई डिजिटल क्रांति लाना कहा है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, प्रेस वार्ता के दौरान स्कूल के चेयरमैन अजीत कुमार ने बताया है कि उनके स्कूल में सबसे पहले डिजिटल शिक्षा जो है वो शुरू हुई थी। वहीं अन्य स्कूलों में भी यह शिक्षा शुरू कर दी गई है। और उन्होंने कहा है कि अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाने लगा था, लेकिन वेद इंटरनेशनल स्कूल ने अपने छात्रों को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए अलग टीम तैयार करना शुरू कर दिया था। आपको बता चले, अनुभवी अखिलेश मिश्र के दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षाओं के साथ NTSE, KVPY, JEE, नीट, MDA आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इन सभी तैयारियों के लिए बच्चों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, एक डिजिटल बोर्ड की कीमत करीब 3 लाख रुपए रखी गई है। पूरे स्कूल में ऐसे 10 डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इन बोर्डों के जरिए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के साथ डिजिटल रूप से कंपटीशन की तैयारियां भी कराई जाएंगी। और जानकारी के अनुसार पहले बच्चों को कंपटीशन की तैयारी के लिए इधर उधर भागना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। आपको बताते चले, अभिभावकों पर इस तरह की तैयारियों के लिए कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, हम इसको लेकर एक एंड्रॉयड ऐप भी बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, जिससे बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को भी आसानी होती रहेगी। बच्चा अपने घर बैठे आप कंपटीशन की तैयारी और पढ़ाई कर सकेगा। बच्चों को इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
एक ही दिक्कत है कि आज बच्चों को जो फ्यूचर में काम करना है, जो फ्यूचर में पाना है, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। इन एब्सेंस ऑफ गाइडेंस टैलेंट बहुत किल हो रहा है। उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए और उस चीज़ को मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे उपलब्ध करवाने के लिए वेद इंटरनेशनल स्कूल ने एड अल्फा ग्रुप के साथ मिलके, अखिलेश जी के साथ मिलके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें बच्चों को बिना किसी एक्स्ट्रा फीस दिए किसी भी प्रोफेशनल चीज़ों की तैयारी के लिए या 11th-12th की तैयारी के लिए ना तो ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा और ना ही कोटा दिल्ली जाना पड़ेगा।